एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान सी यूनिट है, बिल्कुल मतलब जिसे मैं बोलूँ सबसे आसान यूनिट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। पांचों यूनिट में अगर मैं किसी यूनिट को बोलूँगी तो इसी यूनिट को बोलूँगी, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें इसमें हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं एग्जैक्ट सेम बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं। तो अगर आपको एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई तो बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो पहला टॉपिक हमारा आता है पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो पावर्स कौन-कौन सी होती हैं इंडियन पार्लियामेंट में? बेसिकली हमारे पास 5-6 तरीके की पावर होती हैं, मेन पावर्स जो होती हैं। तो पहली पावर हमारे पास आती है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है कि लॉ से रिलेटेड कुछ चीज़ है। तो ये क्या करता है, हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब है कि हम लॉज बना सकते हैं सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू हमारी यूनियन लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हम अपने लॉज बना सकते हैं। इस पावर के अंदर हमारे पास क्या आता है, वी कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग। तो हम स्टेट लिस्ट में भी हम अपने लॉज बना सकते हैं। लेजिस्लेट का मतलब लॉ बनाना है, तो हम स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे कब कब लॉ बना सकते हैं, जब अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है या फिर राज्यसभा ने कोई रेजोल्यूशन पास करा है विद कंटेस्ट ऑफ टू और मोर स्टेट। मतलब राज्यसभा ने दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के साथ अपना कुछ कंटेस्ट पास करा है, या फिर कोई नेशनल इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। इट कैन ऑल्सो अमेंड और रिपेल एग्जिस्टिंग लॉ। अमेंड का मतलब क्या है? अमेंड का मतलब है थोड़ा सा वो चेंज ला सकता है उस लॉज के अंदर। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कोई लॉ फ्रेम है, तो अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन या फिर करंट जनरेशन, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, हम अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस लॉ में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। इट ऑल्सो हैड अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके पास ये वाली पावर भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसमें भी हम उसे भी आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। दूसरी पावर हमारे पास आती है इंडियन पार्लियामेंट की। लेजिस्लेटिव पावर के बारे में हमने जान लिया है। दूसरी पावर हमारे पास आती है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है कि हम नेशनल अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो सब के सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लोकसभा के लिए। तो दे कैन रिमूव द गवर्नमेंट थ्रू। तो ये अगर हमें कोई गवर्नमेंट रिमूव करनी है, मतलब बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर किस लिए है? नेशनल अफेयर्स के लिए है। मतलब जितने भी हमारे नेशनल रिलेटेड नेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, अगर हमें कोई मोमेंट हटाना है या फिर किसी इंसान को हटाना है गवर्नमेंट पॉलिसी से, तो हम हमारे पास वो पावर होती है। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन स्ट्राइक खड़ी कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन कर सकते हैं टू रिमूव सम गवर्नमेंट, अगर हमें वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है, या फिर कॉन्फिडेंस मोशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पावर हमारे पास आती है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल से ही हमें पता चल रहा है कुछ पैसे से रिलेटेड काम है। तो फाइनेंशियल पावर में क्या होता है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो नेशनल की फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सके। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड और कलेक्टेड विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। तो कोई भी टैक्स हम बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं लगा सकते। जब तक पार्लियामेंट ने वो टैक्स पास नहीं करा कि भाई इस चीज पर टैक्स लगेगा, तब तक हम अपनी मर्जी से किसी चीज पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें ये पास करती है फाइनेंशियल पावर्स के अंदर? एनुअल बजट पूरा पास करती है, मनी बिल्स को पास करती है। इट अप्रोप्रिएट्स फ्रॉम द कॉन्सोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया। तो पूरा जो इंडिया का फंड्स है वो सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंडर होती हैं। पार्लियामेंट जो होता है हमारा, वो पूरी फाइनेंशियल पावर उसके अंदर, मेन फाइनेंशियल पावर उसके अंदर होती है। उसके बाद आते हैं हमारे जुडिशियल पावर्स। तो जुडिशियल पावर्स में क्या होता है कि इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीच का मतलब क्या है कि अगर हम अपने प्रेसिडेंट से खुश नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा अपने प्रेसिडेंट को, तो हम इम्पीचमेंट कर सकते हैं। इम्पीचमेंट का मतलब है कि एक स्ट्राइक खड़ी कर दें, अपने काफी सारे कलेक्टिव लोगों को बोले, अगर वो सब लोग उस बात से सहमत हैं विद इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, मतलब हमारे पार्लियामेंट के अंदर अगर सब लोग सहमत हैं, वो सब लोग भी नहीं, मतलब आधी पॉपुलेशन जो उसमें प्रेजेंट है वो सहमत है, इम्पीचमेंट से एग्री है, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हट सकता है अपनी पोस्ट से। इसी सेम तरीके से हम जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के जजेस को भी हटा सकते हैं। तो दीज आर द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इट कैन ऑल्सो पनिश मेंबर्स और आउटसाइड ऑफ और ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो ये लोगों को पनिश भी कर सकते हैं अगर वो पार्लियामेंट को कोई नुकसान पहुंचा रहे, कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि पार्लियामेंट के प्रिविलेज के अगेंस्ट है। नेक्स्ट पावर हमारे पास आती है इलेक्टोरल पावर। इलेक्टोरल पावर के मतलब क्या है कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कौन कौन से इलेक्शंस में पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करने के लिए ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं हमारे, वो इलेक्ट करते हैं
स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जो लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है, तो दीज मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पार्लियामेंट। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं, दीज आर आल्सो सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली पावर आती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मिसलेनियस पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिसलेनियस पावर का मतलब क्या है कि यहाँ पर दे रिकॉग्नाइज द स्टेटस, तो दे अप्रूव्स ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने कोई कुछ बिल पास करा है या फिर कुछ चीज पास करी है, तो उस चीज की ये अप्रूवल देखेंगे, उस चीज को देखेंगे कि भाई क्या हम लोग एग्री हैं, प्रेसिडेंट ने तो वो चीज पास कर दी है, तो उसका स्टेटस अप्रूव करेंगे। यहाँ पर एक तरीके से जांच पड़ताल होती है ये। इट कैन एक्सटेंड और रिवोक नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास पावर होती है, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगी है तो हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, या फिर अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा अपना कंट्रोल ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है राज्यसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। तो दिस इज आवर अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जो कि हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, हमारा एक अपर हाउस है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की होती है वो होती है 250 मेंबर्स। तो 238 मेंबर्स जो हैं वो हमारे स्टेट के द्वारा सेलेक्ट करे जाते हैं, आईओटीज के द्वारा सेलेक्ट करे जाते हैं, लेकिन 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है बेस्ड ऑन देयर आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज। तो उनमें से जो 12 लोग होते हैं वो थोड़े से स्पेशल लोग होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है। कुछ आर्ट पे फोकस करते हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड चीज़ों पर काम करते हैं, कुछ लिटरेरी जो स्टेट में जो लिटरेरी चीज़ें होती हैं उन पे वर्क करते हैं, कुछ सोशल सर्विसेज पर वर्क करते हैं। तो वो जो 12 मेंबर्स होते हैं वो थोड़े से स्पेशल लोग होते हैं। सो राज्यसभा में हमारे टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 तो स्टेट सेलेक्ट करती है और 12 लोग प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं। ये एक हमारी परमानेंट हाउस है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होती है। लेकिन एक चीज इसमें है कि 1/3 ऑफ मेंबर जो है वो हर 2 साल में रिटर्न होते हैं। मतलब कुछ एक तिहाई लोग हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं, तो रिटायरमेंट के बेसिस पर नए नए लोग आते रहते हैं। तो चेयरमैन कौन होता है यहाँ पर, हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का, वो होता है हमारा राज्यसभा का चेयरमैन। तो इसकी लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है कि ये पार्टिसिपेट करता है लॉ को बनाने में। देखो राज्यसभा जो है वो हमारा लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये लॉ नहीं बना सकता है। मतलब लॉज बना सकता है एक्सेप्ट मनी बिल्स। तो राज्यसभा जो होता है, यहाँ पर राज्यसभा हमारा मनी बिल्स पास नहीं कर सकता, मतलब मनी बिल्स बना नहीं सकता है, मनी बिल्स की एसेंट ले सकता है। मतलब अगर कहीं से मनी बिल बनकर आया, फॉर एग्जांपल हमारा लोकसभा से मनी बिल बनकर आया, अगर इसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसे इम्पीच ज़रूर कर सकता है, लेकिन खुद से एक मनी बिल को पास नहीं या फिर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो स्पेशल पावर्स क्या-क्या होती है हमारी राज्यसभा में, इट अलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। तो हमारा ये लॉज मेकिंग पावर, लॉज बनाने में हेल्प करता है स्टेट लेवल पर। इट कैन ऑल्सो क्रिएट और अबॉलिश ऑल इंडियन सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारे पास एक और पावर होती है, स्पेशल पावर, कि हम या तो कोई नया ऑल इंडियन सर्विस क्रिएट कर सकते हैं या फिर उस सर्विस को अबॉलिश भी कर सकते हैं, उसे बंद भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 उसके बाद आता है हमारा लोकसभा। लोकसभा क्या है, हमारी एक लोअर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट की, जो कि इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। अब इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, 552 मेंबर्स, जिसमें कि 530 लोग तो स्टेट के द्वारा सेलेक्ट करे जाते हैं, लेकिन जो हमारे 20 लोग होते हैं वो हमारी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। और जो बचे हुए 2 लोग हैं वो हमारे नॉमिनेटेड होते हैं बाय एंग्लो इंडियन मेंबर्स। मतलब जो पहले के एंग्लो इंडियन चले आ रहे हैं अभी, तो 2 लोग उसमें से वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो इसका टेन्योर क्या होता है, ये हमारी एक डिसॉल्व्ड बॉडी है। राज्यसभा तो नॉन डिसॉल्विंग बॉडी थी, लेकिन यहाँ पर हर 5 साल बाद मेंबर्स चेंज होते हैं। तो टाइम पीरियड जो है लोकसभा के मेंबर होने का, वो दैट इज़ 5 ईयर, इसका टेन्योर 5 ईयर है। यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो हमारा स्पीकर होता है लोकसभा का। स्पेशल पावर्स इसके पास कौन-कौन सी होती हैं कि ये मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो मतलब मनी बिल्स जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, मनी बिल्स राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो मनी बिल्स सिर्फ हमारे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे लोकसभा का। इसके पास फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, क्योंकि ये बजट्स को पास करता है, टैक्सेस को देखता है, एक्सपेंडिचर्स को देखता है हमारे। सो नाउ व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कितने तरीके की हमारे पास पावर्स होती है, वो पार्लियामेंट से रिलेटेड पढ़ा था। तो सेम पावर्स यहाँ पर होती है, बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है।
तो प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया के पास अगर एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो उसके पास एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स क्या है कि ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, जजेस को अपॉइंट करता है, की ऑफिशियल्स देखता है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव्स की जो प्रेज़िडेंट के नाम पर चल रही होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या है? लेजिस्लेटिव का पावर का मतलब है लॉ से रिलेटेड। तो ये हमारी जितने भी पार्लियामेंट से रिलेटेड एड्रेसेस होते हैं उन सबको इंश्योर करता है। जितने भी हमारे बिल्स होते हैं उन सबको पास करता है। कोई भी इट कैन आल्सो इश्यू ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या है? दीज़ आर द लॉज़ इश्यूड बाय प्रेज़िडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। तो मतलब ये कुछ ऐसे लॉज़ को भी खुद से कर सकता है जब पार्लियामेंट में सेशन नहीं लगा है, लेकिन लॉ बनाना वहाँ पर उस ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट कैन आल्सो इश्यू एन ऑर्डिनेंस। उसके बाद हमारी आती है फाइनेंशियल पावर। जो प्रेसिडेंट के पास अगली पावर होती है वो फाइनेंशियल पावर है। तो इट कॉजेज बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। मनी बिल्स इंट्रोड्यूस विद प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन। तो मतलब जितने भी हमारे मनी बिल्स होते हैं या फिर बजट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इंट्रोड्यूस तो लोकसभा में हो जाएँगी, लेकिन जब तक हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं मिल जाती है, प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिल जाती है, प्रेसिडेंट हमारा उसे अप्रूव नहीं कर देगा, तब तक वो चीज़ हमारी पास नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है? जुडिशियल मतलब कुछ समथिंग रिलेटेड टू लॉ, समथिंग रिलेटेड टू जजमेंट। तो जुडिशियल पावर क्या है कि ये अपनी मर्ज़ी से किसी को माफ़ कर सकता है। इफ द प्रेज़िडेंट थिंक्स कि भाई द ये इंसान जो है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे न्याय नहीं मिला है, दिस शुड बी मतलब जो इसकी सज़ा है उससे माफ़ी मिल जानी चाहिए। सो इट कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिसाइड, कम्युनिकेट ऑफ पनिशमेंट। तो मतलब खुद से भी कुछ पनिशमेंट दे सकता है, पनिशमेंट को माफ़ भी कर सकता है अपने बेसिस पर, अपने हिसाब से उसे जो जजमेंट सही लग रही है, उसके ऊपर भी इसका कंट्रोल प्रेज़िडेंट का कंट्रोल होता है। इमरजेंसी स्टेट पावर्स। तो इमरजेंसी या फिर स्टेट की पावर्स कौन-कौन सी होती हैं? इट प्रोक्लेम नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। मतलब अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई है तो वो कुछ भी ऑर्डर दे सकता है कभी भी, जैसे कि अभी कोविड टाइम आया था तो लॉकडाउन लग गया था। स्टेट की या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो मतलब इमरजेंसी से रिलेटेड पावर्स सारी पावर्स उनके पास होती हैं, चाहे वो स्टेट के अंदर हो, फाइनेंशियली हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। मिलिट्री पावर्स हैं तो मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसे हम सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स बोलते हैं। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस का टॉपिक है, इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट में जो सिस्टम होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। नेचर क्या है पावर का? ये हमारा नॉमिनल या फिर सेरेमोनियल होता है, लेकिन यहाँ पर रियल और एग्जीक्यूटिव होता है। हेड कौन होता है हमारे गवर्नमेंट का? प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि क्योंकि अगर बात करी जाए इंडियन प्रेसिडेंट की, देखो अब आप यहाँ पर बोलोगे, एक स्ट्राइक वाली बात यहाँ पर आ सकती है कि आप बोलोगे नहीं प्रेसिडेंट ऊपर होता है, प्राइम मिनिस्टर नीचे होता है। तो नहीं, एक अगर लॉजिकल वे में हम देखें तो भाई पास तो सारी चीजें प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दी उन चीजों को करने के लिए तो प्रेसिडेंट उसे अप्रूव नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर की बिना रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट उसे अप्रूव नहीं कर सकता। जब तक प्राइम मिनिस्टर ने हाँ नहीं करी है, प्रेसिडेंट उसे नहीं कर सकता, उस पर साइन नहीं कर सकता। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हमारा इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन यूएस में प्रेसिडेंट ही होता है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या है? इट एक्सरसाइज पावर्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक्सरसाइज पावर इंडिपेंडेंटली, खुद से अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करता है, लेकिन यहाँ पर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेने के बाद ये डिसीजंस लेता है हमारा इंडियन प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव रोल क्या है? लेजिस्लेटिव पावर्स क्या-क्या हैं कि बिल्स को एक्सटेंड कर सकता है, ऑर्डिनेंस को इश्यू कर सकता है। यहाँ पर भी यहाँ पर इसके पास बिल्स वाली पावर्स तो होती है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस पावर नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें लॉ पास कर देना पड़ा, तो यूएस प्रेसिडेंट उसे नहीं कर सकता, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास वो पावर है। इमरजेंसी पावर्स क्या है? एक्सटेंसिव इमरजेंसी पावर। यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर नहीं होती है यूएस प्रेसिडेंट के पास। इसका टेन्योर 5 ईयर होता है और इसका टेन्योर 4 ईयर होता है। यहाँ पर हर 4 साल बाद प्रेसिडेंट चेंज होता है, इलेक्शंस या फिर जो भी होता है प्रोसीजर। यहाँ पर हर 5 साल बाद हमारे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं। रिमूवल का प्रोसेस क्या है? इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने अगर इम्पीचमेंट कर दिया और वोटिंग सिस्टम अगर
गया जो भी वोटिंग सिस्टम होता है, मतलब अगर 2/3 ऑफ मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया उस चीज़ को, तो यहाँ पर हमारा जो प्रेज़िडेंट है वो हट सकता है अपनी पोज़ीशन से। यहाँ पर इम्पीचमेंट जो होता है इट इज़ बाय द कांग्रेस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने प्रेज़िडेंट की पावर्स पढ़ी, अब हमारे को पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? पहली बात तो हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो इसके पास क्या है, हमारी सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, मतलब सारी रियल अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि पूरे गवर्नमेंट का हमारा हेड है ये। इट लीड्स द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी हम जितने भी हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन सब का लीडर होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन-कौन सी होती हैं इसके पास, कि पोर्टफोलियोज़ को एलोकेट कर सकता है, इट कैन चेयर कैबिनेट मीटिंग्स, कभी भी मीटिंग्स को बुला सकता है। नेक्स्ट इसके पास जो पावर आती है वो है लेजिस्लेटिव पावर या फिर लेजिस्लेटिव लो रोल। तो लेजिस्लेटिव रोल क्या है? लीडर, ये हमारा लीडर होता है लोकसभा का। जो भी लॉज़ बन रहे होते हैं उन सब में ये बहुत अच्छे से गवर्नमेंट को गाइड करता है, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है, मतलब सारी पॉलिसीज़ को इन्वोक करता है। एडवाइज़री रोल टू प्रेज़िडेंट, जो हमारे प्रेज़िडेंट होते हैं उनका बेस्ट एडवाइज़र होता है, तो ये हर चीज़ के लिए प्रेज़िडेंट को एडवाइस करता है। इट एडवाइसेस प्राय तो प्रेज़िडेंट को किन-किन चीज़ों में एडवाइस करता है, कि अगर कोई मिनिस्टर अपॉइंट करना है, गवर्नर अपॉइंट करना है या फिर कोई की ऑफिशियल अपॉइंट करना है, तो उन चीज़ों में उससे प्राइम हमारे जो प्रेज़िडेंट होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। पॉलिसी मेकिंग में इनके पास पावर होती है दैट कोई भी फॉरेन पॉलिसी या फिर डोमेस्टिक पॉलिसीज़ बनानी है, तो प्राइम मिनिस्टर उसे बना सकता है। तो इमरजेंसी रूल में क्या करते हैं यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, उनमें जितना भी बेस्ट सॉल्यूशन होता है हमारे प्रेसिडेंट को रिकमेंडेड करते हैं, ताकि हमारी जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी हम उसे ओवरकम कर पाएँ। हमारी बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन हो जाए पहले जैसी। इंटरनेशनल रोल, मतलब इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। सो नाउ जुडिशरी इन इंडिया। जुडिशरी इन इंडिया क्या है? हमारा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पर हम लोगों को न्याय प्रोवाइड करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? मतलब हमारे पास 3 तरीके के मेन कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? हमारा टॉप कोर्ट होता है, हाई कोर्ट हमारा स्टेट लेवल का कोर्ट होता है, और जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट या फिर लोअर लेवल ऑफ कोर्ट्स होते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं? दैट इट इट इंटरप्रेट एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाता है, फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है, इंश्योर करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स तो अबॉलिश नहीं हो रहे हैं। अगर लड़ाई हो जाती है किसी स्टेट सेंटर के बीच में या फिर किसी सिटीजन्स के बीच में, मतलब सारे डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? इट कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जजेस सिचुएशन, जो सिचुएशन है हम अपना खुद का लॉ डिक्लेयर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि जजेस एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जजेस के पास मतलब फ्रीडम है अपनी खुद के न्याय लेने की, लेकिन सही डिसीजन उन्हें लेना है। सो नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? देखो, ये जो पूरा सिस्टम ऑफ कोर्ट है ये आपको पुरानी यूनिट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अगर थोड़ा 7 मार्क का क्वेश्चन आए तो आपको पूरी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स लिखकर आनी है यहाँ पर। सो नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? कि कोर्ट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को फ्रीली परफॉर्म कर सकता है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल पार्टी के अपनी खुद के डिसीजंस ले सकता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके अपने डिसीजंस को ले सकता है। तो पहले के ज़माने में क्या था, जो हमारे कोर्ट्स थे, जो हमारे जजेस थे, वो अंडर प्रेशर में रहते थे। अंग्रेज़ों ने आके उन्हें घेर लिया था, उन्हें उस प्रेशर में आके डिसीजंस लेने पड़ते थे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हम क्या समझते हैं, कि हमारे जो अब जजेस हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी ड्यूटी को फ्रीली कर सकते हैं, बिल्कुल फेयर डिसीजंस उन्हें लेना है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन्स द कोर्ट कैन परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़ फ्रीली, fairly, without pressure or interference from executive, legislative, political parties or individuals.
तो अब क्या है, डिफ़िकल्ट रिमूवल हो गया है, इम्पीचमेंट के थ्रू ही हम रिमूव कर सकते हैं जजेस को, या फिर अगर वो मिसबिहेव कर रहा है, ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है, तो उन बेसिस पर हम अपने जजेस को रिमूव कर सकते हैं, वरना विदाउट किसी भी के भी कहने से हम जजेस को रिमूव नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट जजेस जो अपॉइंट होते हैं वो पूरे कलीजियस सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। कलीजियम सिस्टम में हमारा पूरा जितने भी सेवरल मिनिस्टर्स होते हैं जो अपॉइंट करे, जो वोट में पार्टिसिपेट लेते हैं, या फिर हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो सब के सब लोग मिलकर एक जज को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट होता है बाय यूजिंग कलीजियम सिस्टम। जुडिशियल रिव्यू पावर टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इसके पास एक पावर होती है, जजेस के पास पावर होती है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पर हमें जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन हमें डिक्लेयर करना पड़ रहा है, सो दी हैव द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ। कंटेम्प्ट प्रोसेस, कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट दिस अथॉरिटी, मतलब कोर्ट किसी अगर कोई ऐसा वहाँ पर इंसान आ जाता है जो कि कोर्ट के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, या फिर धमकियाँ दे रहा है कोर्ट में खुलेआम, तो कोर्ट उस पे कंटेम्प्ट कर सकती है अपनी अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कोर्ट के पास वहाँ पर राइट होता है दैट इट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट। सो नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज? जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? तो जजेस हमारे अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट होती है हमारी इंडिया की, वो अपॉइंट करती हैं जजेस को। तो प्रेसिडेंट हमारी किस बेसिस पर रिकमेंडेड करती हैं? कॉलेजियम सिस्टम के बेसिस पर रिकमेंडेड करती हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम में कौन होता है? हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सीजेआई, और बाकी 4 सीनियर जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो the government may raise objections but if collegium reiterates its recommendation it becomes binding। तो मतलब बाकी की गवर्नमेंट को अगर प्रॉब्लम है उन जजेस से, तो वो उसके अगेंस्ट बोल सकती हैं, ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन अगर कलीजियम को वो सही लगा तभी वो उसे बाइंड करेंगी, वरना तो वही फाइनल डिसीजन होगा। अपॉइंटमेंट जो होती है वो हमारी ज़्यादातर बेस्ड होती है सीनियरिटी के बेसिस पर, हम जजेस को चूज़ करते हैं जो जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, मेरिट ज़्यादा होते हैं, who have more integrity। So now judicial activism, active role of court in protecting right and ensuring justice। तो judicial activism का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे रोल हैं कोर्ट के जो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर न्याय रहे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बने रहे, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो रोल्स करे जाते हैं, दैट इज नोन एज योर जुडिशियल एक्टिविज्म। सो कोर्ट गो बियॉन्ड स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो कोर्ट जो है वो हमारे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज बनी रहे। जुडिशियल रिव्यूज को यूज करता है टू चेक लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। इट एक्सपैंड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो एक फंडामेंटल राइट का स्कोप बढ़ा देता है, मतलब बाकी लोगों में जो हमारी आम जनता है उसमें एक भरोसा रहे कि भाई हाँ, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट नहीं हो रहे हैं। क्रिटिसाइज्ड फॉर पॉसिबल जुडिशियल रीच, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट कोर्ट इज बीइंग एक्यूज्ड फॉर एक्सीडिंग इट्स प्रॉपर अथॉरिटी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, क्या होता है? इट इज अ लीगल एक्शन फिल्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट। तो ये एक हमारा लीगल एक्शन होता है जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए फिल करा जाता है, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। तो एनी पब्लिक स्पिरिट पर्सन कैन फिल अ पीआईएल। तो कोई भी हमारा पब्लिक स्पिरिट पर्सन है वो पीआईएल को फिल कर सकता है। देखो, पीआईएल का मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। पीआईएल बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं? मान लो हम एक इंसान है और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो बेजुबान जानवर रहते हैं जिनके साथ अन्याय होता है। लेकिन वो अपने लिए तो जो एनिमल्स हैं वो अपने लिए तो कोई फाइल केस नहीं कर सकते ना भाई। ठीक है, अगर उन्हें समझ में आ रहा है उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो दूसरों के हक के लिए अगर हम कुछ केस फाइल करना चाहें तो दैट इज नोन एज योर पीआईएल। तो उसके लिए हमें एक पीआईएल फिल करना होता है विच इज नोन एज योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब दूसरों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर खुद के लिए भी हम वॉइस खड़ी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दूसरों के लिए ही। तो राइट्स को बचाने के लिए, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान है वो अपने बारे में नहीं लड़ सकता, उसके पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कोर्ट तक जाऊँ, मेरे पास मनी नहीं है, समथिंग लाइक दैट, तो उस उसके लिए हम लड़ सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू हेल्प या फिर प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पुअर
मार्जिनलाइज्ड एंड वॉइसलेस मतलब जो बोल नहीं सकते बेज़ुबान लोग या फिर गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कॉमन जो लोग होते हैं वो केस कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग पीआईएल किस लिए फाइल करते हैं? एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम से। भाई एनवायरमेंट तो कॉमन प्रॉब्लम है, अब एनवायरमेंट तो आके केस फाइल नहीं करेगा ना कि आप मेरे को बिगाड़ रहे हो, यहाँ के ह्यूमन बीइंग्स इसे खराब कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर या फिर सोशल जस्टिस के बेसिस पर। एक बहुत ही कॉमन सा एग्ज़ाम्पल जिसके बारे में शायद आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी होंगे, अभी थोड़े टाइम पहले डॉग वाला केस हुआ था जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन भी करे थे और वो कोर्ट में गया था केस डॉग वाला। सो वही हमारा पीआईएल है, वो प्रोसेस जो था वो हमारा पीआईएल के थ्रू फाइल हुआ था क्योंकि डॉग्स तो खुद अपने लिए केस नहीं लड़ सकते हैं। सो जो केस वहाँ पर फाइल हुआ था वो पीआईएल के थ्रू फाइल हुआ था, सो दैट इज़ नोन एज़ योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट आता है हमारा लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल ऑफ इंडिया क्या होते हैं हमारे, दीज आर द नेशनल लेवल एंटी करप्शन अमेंडमेंट, मतलब ये हमारे नेशनल लेवल के एंटी एंटी करप्शन अमेंडमेंट होते हैं जो कि करप्शन करने वाले लोगों को देखते हैं कि भाई कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है, तो उन लोगों को पकड़ते हैं। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर द लोकपाल एंड लोक आयुक्ताज एक्ट। तो ये लोकपाल हमारे लोकपाल और लोक आयुक्ताज एक्ट के अंडर आते हैं जो कि हमारे करप्शन करने वाले लोगों को पकड़ते हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, एमपीज हो, किसी के भी घर पे ये रेड मार सकते हैं। इनके पास सबके घर पे रेड मारने का हक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स। तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं। इट कवर्स ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये सारे ऑफेंसेस को कवर करते हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो जितने भी एक्ट करप्शन के अंदर एक्ट आते हैं उन सबको ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लोकायुक्तास। तो लोकायुक्तास भी हमारी एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है लेकिन ये स्टेट लेवल पर काम करती है। सो इट इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है। इन्वेस्टिगेट्स करप्शन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, एमएलएज। तो जो करप्शन ये क्या करता है हमारी करप्शंस को इन्वेस्टिगेट करता है। चीफ मिनिस्टर्स हो गए, एमएलएज हो गए या फिर जो भी हमारे स्टेट लेवल पर मंत्रीज होते हैं उन सबको सबके घर पर रेड मार सकता है। इट्स स्ट्रक्चर एंड पावर्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो इसका स्ट्रक्चर और जो पावर हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं कि स्टेट के ऊपर डिपेंड है क्या इसकी पावर्स होंगी। सो नाउ लोकपाल एंड लोक आयुक्ताज एक्ट 2013। तो लोकपाल और लोक आयुक्ताज एक्ट क्या है हमारा, स्टेब्लिश हुआ था। एस्टेब्लिश्ड लोकपाल ऑफ इंडिया एट द सेंटर एंड लोकपाल आयुक्ताज इन द स्टेट। तो लोकपाल जो है वो हमारे एक सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के, लेकिन जो लोक आयुक्ताज हैं वो स्टेट के लिए काम करते हैं। दोनों ही हमारी एंटी करप्शन बॉडी हैं, दोनों का काम ही हमारा करप्शन को इन्वेस्ट करना है। तो ये जो हमारा करप्शन है, ये जो हमारी पूरी बॉडी है, ये प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपीज़ और पब्लिक सर्वेंट सबके लिए अप्लाइड होती हैं, जितने भी हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। इट कंपोज्ड ऑफ चेयरमैन्स और अप टू 8 मेंबर्स। तो इसमें कौन-कौन होता है, हमारे चेयरमैन होते हैं और 8 मेंबर होते हैं। तो दीज़ आर अपॉइंटेड बाय द प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्टेड कमिटी। तो ये जो लोकपाल्स और लोक आयुक्ताज़ होते हैं, ये हमारे प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्टेड कमिटीज़। कुछ सेलेक्टेड कमिटीज़ होती हैं, उनके रिकमेंडेशन की हेल्प से प्रेज़िडेंट उन्हें अकोमोडेट करता है या फिर अपॉइंट करता है। तो इनका काम क्या होता है, ये इंक्वायरी करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। लोकपाल कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन बाय एजेंसीज़ लाइक सीबीआई। तो लोकपाल कभी भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं कुछ एजेंसीज़ की तरह, जैसे कुछ एजेंसीज़ के थ्रू, जैसे कि सीबीआई हो गई। इट असिस्ट डिक्लेरेशन, पब्लिक सर्वेंट मस्ट डिक्लेयर असिस्ट इन लायबिलिटीज़। तो ये हमारी जो लोकपाल्स और लोकायुक्ताज़ होते हैं, ये हमारे एसेंट और लायबिलिटीज़ को डिक्लेयर करते हैं। सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। तो गवर्नर की क्या फंक्शंस और पावर्स होती हैं। तो पहली पावर एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने में हेल्प करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी वो पूरी रन करती है पूरी गवर्नर के नाम पर। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है इसकी, बिल्स जब पास होते हैं तो उसमें पूरा अपना एसेंट प्रोवाइड करता है, अपनी पूरी जितनी भी रिकमेंडेशन है वो सब प्रोवाइड करता है। इट कैन रिजॉल्व बिल फॉर द पार्लियामेंट, रिजर्व करके रखता है पार्लियामेंट के लिए बिल्स को। फाइनेंशियल पावर्स क्या है, स्टेट बजट की अगर बात करी जाए तो इट कॉजेज स्टेट बजट टू बी लेड बिफोर लेजिस्लेचर। तो स्टेट बजट्स को ये हैंडल करता है, मनी बिल्स को रिकमेंडेट करता है। देखो जहाँ भी बात मनी बिल की आएगी तो बाकी की जितनी भी लोग होंगे वो सिर्फ उसे रिकमेंडेट करेंगे, क्योंकि मनी बिल को पास करने के लिए सिर्फ हमारे पास लोकसभा के पास ही पावर है मनी बिल को पास करने के लिए।
तो बाकी की जो पार्टीज़ होंगी या फिर बाकी की जो भी चीज़ें होंगी तो वो सब उसे रिकमेंडेड कर सकती हैं मनी बिल को, लेकिन पास कोई नहीं कर सकता। जुडिशियल पावर इसके पास क्या होती है कि ये पार्डन्स मतलब स्टेट लेवल पर अगर हमारा कोई है तो उसे एक माफ़ी दे सकता है, रिमिशन कर सकता है स्टेट ऑफेंसेस के लोगों पर, मतलब अगर कोई ज़्यादा ही हड़दंग मचा रहा है तो उसे पनिशमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स, तो डिस्क्रिशनरी पावर्स में क्या होता है, इट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन सर्टेन सिचुएशन, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें वो खुद से ही कुछ डिसीजंस को ले सकता है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है उस चीज़ पर, उसे किसी और का एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, तो चीफ मिनिस्टर्स के पावर्स और फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। जो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है वो हमारा हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये क्या है, हमारी एक रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट लेवल पर, हमारा ये एक हेड है सीएम। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है इसके पास, दैट इट फॉर्म्स एंड लीड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे काउंसिल बाकी के अंडर मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे कि स्टेट के अंदर जितने भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं छोटे छोटे, उन सब का ये हेड होता है, उनके पोर्टफोलियोज को एलोकेट करता है, पूरे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। लेजिस्लेटिव रोल्स क्या है, लीडर्स ऑफ मेजॉरिटी इन द असेंबली गाइड्स गवर्नमेंट बिजनेस, तो लेजिस्लेटिव रोल्स क्या है कि यहाँ पर लॉ से रिलेटेड ही ये चीज़ों को हैंडल करता है। लीडर्स जो होते हैं हमारे असेंबली के, उन सबको ये उन सब के बिज़नेसेस को गाइड करता है। एडवाइज़री रोल क्या है कि हमारे गवर्नर को एडवाइज़ करता है, मतलब जैसे हमारे प्रेज़िडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइज़ करते हैं, सिमिलर वे में चीफ मिनिस्टर हमारे गवर्नर को एडवाइज़ करता है, सारे मैटर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर हो वो। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसी मेकिंग में, इसकी हमारी जो चीफ मिनिस्टर है उनकी पावर होती है इन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग। इट फ्रेम्स एंड इम्प्लीमेंट स्टेट पॉलिसीज, तो ये स्टेट लेवल की पॉलिसीज को बना सकते हैं। लिंक रोल, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये एक तरीके से लिंक का काम करते हैं हमारे गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। सो नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ स्टेट कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। स्टेट कैबिनेट जो है वो हमारी एक रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट की। इट फॉर्मुलेट स्टेट पॉलिसीज एंड डिसाइड मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, तो ये क्या करता है, हमारी स्टेट पॉलिसीज बनाता है और मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को बताता है। इट इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंट्स लॉज इन द स्टेट लेजिस्लेशन, तो जो स्टेट लेवल पर जितने भी लॉज होते हैं उन्हें ये इंट्रोड्यूस कर सकता है। इट प्रिपेयर्स द स्टेट बजट एंड डिसाइड टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, तो ये हमारी स्टेट के बजट्स को भी प्रिपेयर कर सकता है, इसके पास पावर्स होती है। तो स्टेट के बजट्स को भी प्रिपेयर करता है, डिसाइड करता है टैक्स और एक्सपेंडिचर्स को। इट कोऑर्डिनेट वर्क फॉर ऑफ डिपार्टमेंट एंड रिजॉल्व इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज, तो डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है और इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज को सॉल्व करता है। इट एडवाइजेस द गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स, तो जो हमारे गवर्नर होते हैं इंडियन स्टेट के, उन्हें एडवाइस करता है सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स पे। सो नाउ स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग लॉज एट द स्टेट लेवल। देखो, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लॉज बनाना, लॉ से रिलेटेड। स्टेट का मतलब स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव से हम सिंपल सिंपल बोल सकते हैं कि ये हमारा लॉ बनाता है स्टेट लेवल पर। So it may be unicameral और यूनिकैमल कंसिस्टिंग ओनली ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये हमारा यूनिकार्मल भी हो सकता है। यूनिकार्मल का मतलब है उसमें सिर्फ स्टेट असेंबली है, या फिर हमारे ये बाईकार्मल भी हो सकता है। बाईकार्मल का मतलब क्या है कि हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है हमारे पास। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली क्या करता है, इट मेनली प्लेज एन एडवाइजरी रोल एंड रिव्यू लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या होता है, हमारे रोल्स को एडवाइस करता है और रिव्यू करता है लेजिस्लेशन को। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है, ये हमारी इट फ्रेम्स लॉज, सुपरवाइज स्टेट फाइनेंस एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशन, तो ये हमारे बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिव्यू कर रहा है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक्चुअल में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उन चीज़ों को फ्रेम कर रहा है। सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। It enacts laws on state subjects and can also legislate on concurrent subject provide there is no conflict with parliament, मतलब कुछ ऐसे लॉज बनाता है, स्टेट लेवल पर लॉज बनाता है जिससे कि कोई पार्लियामेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, मतलब हम अच्छे खासे लॉज बना रहे हैं जिससे पार्लियामेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका पूरा कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। इट ओवरसीज एंड रेगुलेट फाइनेंशियल अफेयर्स, तो पूरे फाइनेंशियल अफेयर्स को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को काम करता है।
इट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन स्पेसिफाइड एरियाज़, तो इसके पास पावर होती है, एक अथॉरिटी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम थोड़ा-सा बदल सकते हैं। कुछ एरियाज़ से मतलब अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ एप्लीकेबल नहीं है, सिनेरियोज़ काफ़ी चेंज हो चुके हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसे थोड़ा-सा चेंज कर सकता है। इट इलेक्ट एंड मे रिवोक द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, तो ये इलेक्ट भी कर सकता है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को, या फिर उन्हें रिमूव भी कर सकता है अगर उसे स्पीकर सही नहीं लग रहा है या फिर डिप्यूटी स्पीकर सही नहीं लग रहा है। सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? हाई कोर्ट के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रोल उसका बहुत बड़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है उसका कि भाई उसे फंडामेंटल राइट्स बचाने हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू दूसरा उसका इम्पोर्टेंट काम है हाई कोर्ट का, जुडिशियल रिव्यूज देखना, मतलब इट कैन डिक्लेयर स्टेट लॉज एंड एग्जीक्यूटिव actions unconstitutional, hears appeals from subordinate court। तो देखो हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो पहली बात, हाई कोर्ट पर केस कब जाता है? सबॉर्डिनेट कोर्ट उसे हैंडल नहीं कर पाता तो हाई कोर्ट में वो केस जाता है। तो ये क्या करता है, इसका काम है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, इसका काम है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की अपील को सुनना, पूरे अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, सबको एक न्याय प्रोवाइड करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, और इंश्योर करना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो थोड़े से भी वायलेट नहीं हो रहे हैं। तो दीज वर द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो पावर्स देख लेते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की पावर्स क्या होती हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट या फिर लोअर लेवल पर। दीज ऑल्सो एग्जामिन एविडेंसेस एंड डिसाइड फैक्ट्स ऑफ केसेस, तो हमारे एविडेंसेस को भी एग्जामिन करते हैं और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए केसेस को हायर करते हैं और उन केसेस के ऊपर अपनी जजमेंट देते हैं। ये हमारा पहला कोर्ट होता है जहाँ पर केस फाइल होते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट में सबसे पहले केस फाइल होते हैं। एनफोर्सेस लॉज एंड कोर्ट ऑर्डर एट ग्रास रूट लेवल, तो मतलब जो हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ें सुनी जाती हैं। डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे, अगर यहाँ पर डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं तो हमारा जो केस है वो फिर उसके बाद हाई कोर्ट तक जाता है, उसके बाद ये कोर्ट हमारा हाई कोर्ट में सेंड हो जाता है। सो अगर आपको नोट्स चाहिए इस यूनिट के तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, लिंक पर क्लिक करोगे तो दैट लिंक विल बी एक्सेसिबल फॉर द नोट्स। थैंक यू, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट।